नमस्कार, मेरा नाम आभा मेहता और आज मैं पटल पर उपस्थित हूँ अपनी साप्ताहिक श्रृंखला की एक और कड़ी लेकर। जैसे कि आप जानते हैं, मेरी साप्ताहिक श्रृंखला का नाम है आभा मंडल के रंग नित नूतन प्रसंग। मैं आभा मेहता आज आपके साथ जुड़ रही हूँ वैशाली गाजियाबाद से और डॉक्टर सत्या होप टॉक समूह के अंतर्गत जो विभिन्न पटल सदस्य हैं, चाहे वो कवि के साथ कॉफी के हों, मीट B5 के हों, अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति के हों, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आइए आप जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ जिंदगी के कैनवस का एक और नया रंग, और इस रंग को लेकर कर्मों की तूलिका को साथ में लेकर हमने उकेरनी है एक तस्वीर। वो तस्वीर होगी अति सुंदर यदि आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, और यदि नहीं भी तो जब भी समय मिले इस तस्वीर को देखने अवश्य आइएगा। तो चलिए मैं आज के लिए अपनी बात शुरू करती हूँ। अगणित किस्से गाथाएं यहाँ कहाँ तक पढ़ते जाओगे, निज का तुम निर्माण करो, स्वयं इतिहास रचते जाओगे। शजर अगर बनना यहाँ कितना वक्त गुजारते जाओगे, भूगर्भ में जड़ें बनाओ, स्वयं तुम बढ़ते जाओगे। अगणित किस्से गाथाएं यहाँ कहाँ तक पढ़ते जाओगे, निज का तुम निर्माण करो, स्वयं इतिहास रचते जाओगे। जी हाँ, स्वर्ग देखने की अगर चाह हो तो खुद ही मरना पड़ता है। चाहिए अगर भीड़ से अलग अपनी पहचान हो तो स्वयं को गढ़ना पड़ता है। स्वयं को गढ़ो, यही है मेरा आज का चयनित विषय, जिस पर आज हम बात करेंगे आभा मंडल के रंग नित नूतन प्रसंग की अगली कड़ी में। स्वयं को गढ़ो या गढ़ना एक ऐसी सृजनात्मक क्रिया है जिसमें हम अपने आप को खोजते या ढूंढते नहीं हैं। एक कुशल शिल्पकार की भांति स्वयं को गढ़ते हैं, स्वयं को निर्मित करते हैं। ये सृजन की वो पराकाष्ठा है जहां हम अपने जीवन की उत्कृष्टतम रचना अपने आप को स्वयं ही उपहार देने के साथ ही इसका लोकार्पण भी करते हैं। स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया यूं तो जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है, जब हम इस जगत में आकर सर्वप्रथम अपने शरीर पर नियंत्रण, स्वनियंत्रण की प्रक्रिया को स्थापित करने लगते हैं। आयु अनुरूप चलना, बोलना, करना, बढ़ना, ये सब चीजें जब होने लगती हैं तो हम अपने आप पर स्वनियंत्रण को स्थापित करने का प्रयास करते हैं और शैशव काल में ही अपनी एक अलग पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब एक परिपक्व मस्तिष्क हमारे साथ चेतन मन में स्थापित होने लगता है और तब हम अपने चयन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी विचार शक्ति के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को विस्तार देने का एक जो योजना बनाते हैं, उसी में हम पहला वो बीज रोपते हैं जहां से शुरू होता है स्वयं को गढ़ने का, सृजन करने का काम। देखिए, एक कुशल शिल्पकार की भांति हमें अपने व्यक्तित्व को गढ़ना पड़ता है, अपने आप को गढ़ना पड़ता है। ये पहचान जो हम स्वयं को देते हैं उपहार स्वरूप, बाद में इसका हम लोकार्पण भी करते हैं, क्योंकि यही व्यक्तित्व, यही स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया, यही सृजनात्मक प्रयास समाज के भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से काम आने लगता है। यदि हम ध्यान से अपने धर्मों और सनातन संस्कृति के विषय में विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से यही प्रक्रिया करने की हमें प्रेरणा मिलती है। यदि हम चारों ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ या संन्यास की बात करें, इन सभी अवस्थाओं से गुजरने के लिए एक लचीली सी एक स्थिति रहती है जिसमें हम एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे अवस्था में धीरे धीरे प्रवेश प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। किंतु समझना और सोचना यह है कि हर अवस्था दूसरे से भिन्न होती है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ से भिन्न होता है, गृहस्थ संन्यास से बहुत अलग होता है। लेकिन इन सभी अवस्थाओं में जाने के लिए हमें स्वयं को गढ़ना पड़ता है, स्वयं को तैयार करना पड़ता है।
ये सभी जो हमारी सनातन संस्कृति है, ये एक ही बात कहती है, स्वयं को जानो या स्वयं को पहचानो। स्वयं को जानने और पहचानने की प्रक्रिया में हम जीव को आत्मन से जोड़ने का प्रयास करते हैं, किंतु जिस विषय पर आज मैं केंद्रित हूं वो विषय इन सब से भिन्न है, क्योंकि जीव को आत्मन से जोड़ने की प्रक्रिया इस जन्म मरण के खेल से मोक्ष प्राप्ति की प्रक्रिया है, जो बहुत आसान नहीं होती। मैं ये नहीं कहती कि इसके प्रति हमारा लगाव नहीं होना चाहिए, झुकाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये समझना है कि वैष्णवी से समष्टि तक जाना आसान नहीं होता, जीव से आत्मन तक जाना आसान नहीं होता। किंतु इस लोक में जब हम आए हैं, इस लोक में अगर हमें जीवन जीना है तो कभी राम कभी कृष्ण होना होगा, कभी वनवास कभी महाभारत करना होगा। कामनाओं के विरुद्ध युद्ध करके ही बुद्ध बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ करना होगा। यदि हमने मानव जीवन में जन्म लिया है तो अपने हिस्से की मानवता को हमें स्वयं गढ़ना होगा। यही है वो केंद्र बिंदु मेरे विचार का, जिस पर आज मैं आप सबके साथ बात कर रही हूं। देखिए, हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के साथ ही, क्योंकि हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, शैशव काल में होते हैं, मैंने जैसे आपसे कहा कि हमें अपनी ही अवस्था पर, अपने ही शरीर पर स्वनियंत्रण नहीं होता। बोलने की, चलने की, बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जहां से सोचने की प्रक्रिया तक हम आते हैं, तब तक हम स्वनियंत्रण को स्थापित कर रहे होते हैं और अपनी एक छोटी सी पहचान गढ़ रहे होते हैं। बात यही सच है कि उस वक्त हमारी सोच पर और हमारे शारीरिक, हमारे जो क्रम है, उन सब पर दूसरों का पहरा होता है। दूसरों की हमारे बारे में धारणाएं, दूसरों की हमारे बारे में शुभेच्छा, दूसरे की हमारे बारे में सुरक्षा की भावना, ये सब हमें पराश्रित कर देती है और कहीं ना कहीं हमारे मन में जो हमारी अपनी सोच होती है वो धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगती है। हम प्रत्यारोपित विचारों को आत्मसात करना लगते हैं और भूल जाते हैं कि हमें ईश्वर ने एक अनुपम कृति, अपने जैसी एक अलग कृति बनाकर इस ब्रह्मांड में भेजा था। ये तो आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज का अतिशय नहीं है। हर व्यक्ति जो धरती पर आया है उसका कोई ना कोई कार्य इस धरती पर अवश्य है। इसलिए आवश्यक है कि हम ये समझें कि हमारे अंदर निहित है कुछ ना कुछ अनोखापन, और हमें कहीं ना कहीं उस अनोखेपन को समाज के समक्ष लेकर आना है। दूसरों की हमारे बारे में धारणाएं, उनके मन में हमको लेके अवधारणा, चिंता, उनके विचार, ये सब हमारे व्यवहार को धीरे धीरे इतना पोषित करते हैं कि हम वहां से बहुत भ्रमित हो जाते हैं जहां से जैसे हमें भेजा गया। चार लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत आचार संहिता का केंद्र बिंदु बन जाता है। कुल मिलाकर हम अपनी खुशियों की चाबी 4 लोगों के बीच में बांटकर भूल जाते हैं कि ताला हमने स्वयं अपने ऊपर, अपनी खुशियों के ऊपर लगाया है। सामाजिक जीवन में रहते रहते कब हमारी सोच का अपहरण हो जाता है, ये हम स्वयं भी नहीं जान पाते। ये एक बहुत कठिन किंतु सत्य क्रम है जो मानव जीवन के साथ अवश्य होता है। एक गुमशुदा सा जीवन हम जीने लगते हैं, अपनी पहचान को दूसरों के हवाले करके एक लंबी सुसुप्त सी निद्रा में जाकर हमें लगता है कि यही शैली है जीवन जिए जाने की। यदि आप ध्यान से देखें तो जो सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव है वो व्यक्ति की इसी व्यवहार को पोषित करता है। यदि हमारे अंदर ये भावना ना होती कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें लेकर उनके मन में क्या धारणाएं हैं, वो हमारे को किस प्रकार की ओपिनियन, कमेंट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स देते हैं, तो शायद सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव होता ही नहीं। ये व्यक्ति के मन की वो भूख है, वो कहते हैं ना कि एक वो आदत है व्यक्ति के मन की, जो दूसरों से अप्रूवल चाहती है, जो दूसरों के मन में दूसरों से एक सत्यापित सार्थकता चाहती है, जो कि है वास्तव में बहुत ही एक मिथ्या सा विचार कि दूसरों के द्वारा दिया गया प्रमाण हमें सत्यापित करेगा या हमारी पहचान को सत्यापित करेगा। आप देखिए कि सोशल मीडिया पर हम अपनी अपूर्णता में सौंदर्य नहीं खोज पाते, तो स्वयं को परिपूर्ण और पर्याप्त दिखाने के लिए पोस्ट्स को
अपनी जो पोस्ट्स हैं, अपना जो कमेंट्री है, अपना जो फोटोग्राफ्स हैं, उनको तराशते हैं, उनको निखारते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें जिस रूप में विधाता ने धरती पर भेजा था, हमारे पास वो सारा सामान निहित था जिससे हम स्वयं को तराश सकते थे। हम तलाश से शुरू होते होते सोशल मीडिया पर मिथ्या तराशने लगते हैं अपने आप को। ये भूल जाते हैं कि हम स्वयं पर्याप्त और परिपूर्ण हैं। ये बात समझनी आवश्यक है कि हर व्यक्ति जो इस ब्रह्मांड में है, उसका अनुभव बहुत निजी है, उसका परिवेश बहुत निजी है, और उसकी जो सोच है, उसकी जो धारणा है, उसकी जो विचार शक्ति है, वो उसी परिवेश में, उसी अनुभव शक्ति में, उस अनुभव परिधि में सीमित है और उसी से पोषित होती है। इसलिए अपने जीवन को किसी और की सोच पर आधारित कर लेना अपने आप से अन्याय करना है। यदि हम उस सोच को बिना सूप छन्नी के छाने अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं या समेट लेते हैं, तो सच मानिए हम थोथा और मिथ्या जीवन ही जी पाते हैं। आवश्यक है स्वयं को गढ़ने के लिए अपने द्वारा निर्धारित किए गए मापदंड से स्वयं को निर्मित किया जाए। स्वयं हम क्या चाहते हैं, हमारी खुशी किसमें है, हमारे जीवन के मूल्य क्या है, हम समाज में क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब वो दिशा निर्देश हैं जिनके आधार पे हमें अपने आप को गढ़ना है। जीवन के हर काल में, हर युग में हम स्वयं को अगली अवस्था के लिए तैयार करते रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम बहुत अलग होता है और गृहस्थ से संन्यास बहुत अलग होता है। इन सभी अवस्थाओं से यदि हमें गुजरना है, ये एक अनवरत और सहज सतत प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए हमें स्वयं को तैयार करना होता है। गृहस्थ से हटकर वानप्रस्थ या संन्यास लेने के लिए तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, या स्वयं को ढालने और गढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये सोचना अपने आप में गलत है। यदि आप शिल्पकार को देखें तो पहली नजर में ही उसे पत्थर में भगवान दिखाई देने लगते हैं। वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे पत्थर को काट कर भगवान बनाना है। वो कहता है भगवान तो यहाँ है, यहाँ जो पत्थर अधिक है, अतिशय में है, मैं सिर्फ उसे हटा रहा हूँ। मैं भगवान को नहीं तराश रहा, मैं अतिशय पत्थर को हटा रहा हूँ। इसी तरह हमें अपने व्यक्तित्व में से भी वो सारी नकारात्मक तत्व हटाने होते हैं। इस तरह से स्वयं को गढ़ना होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की प्रतिमा हमारे बाद भी स्थापित रहे, तो हमें उस प्रतिमा में वो निखार लाना होगा जिससे वो सारे तत्व जो अतिशय कहलाते हैं, जो हमारे जीवन को वो सुघड़ परिस्थिति या सुघड़ रूप नहीं दे पाते, उन्हें हटाना होगा। पेंसिल को यदि हम छीलते हैं तो बहुत सारी लकड़ी निकलने के बाद ही सिक्का निकलता है। वो सिक्का करता है कमाल जिससे लिखते हैं मैं और आप रचना। ऐसे सिक्के को यदि धार देनी है अपने व्यक्तित्व स्वरूपी सिक्के को, तो हमें बहुत गढ़ने का काम करना होगा। मैं एक और उपमा देती हूँ आपको। आप मान के चलिए कि आपका जीवन और आपका व्यक्तित्व एक ऐसे उपवन के समान है जिसकी निगरानी आपको स्वयं करनी है। इसकी निगरानी करेंगे तो इस उपवन में, इस चमन में फूल भी उगेंगे, कांटे यदि हैं भी तो आप उनको नियंत्रण में रख पाएंगे। यदि झाड़ झंकार है इसमें तो आप उन्हें बीन पाएंगे, चुन पाएंगे और समय रहते खाद पानी देकर उन वृक्षों को भी रोपित कर पाएंगे जो पर्यावरण दिवस के बहुत बाद तक आपके जीवन को सुगंधित और सुरभित करते रहेंगे। इसलिए आवश्यक है कि स्वयं को इस तरह से गढ़ा जाए कि न केवल हम अपने लिए अपने सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्टम रूप को प्रस्तुत कर सकें, अपितु जब ये उत्कृष्टम रूप समाज के सामने लोकार्पित किया जाए, लोकार्पण हो इसका, तो हम समाज के भी किसी काम आ सकें। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन की तस्वीर में वो रंग लेकर आगे बढ़ें जिनसे हम इस व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, सुधार सकते हैं। बहुत आवश्यक होता है कर्मों की तुलिका को चलाना और एक ऐसी तस्वीर का निर्माण करना जो भविष्य में देखने पर भी ये कहा जा सके कि इसकी सोच, इसकी संरचना किसी अच्छे चित्रकार ने सोच समझ कर करी है। सर्वप्रथम तो हमें यह सोचना होगा कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया क्या है, स्वयं को गढ़ा कब, कैसे और किस तरह से जा सकता है। सर्वप्रथम तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप ये माने कि आपके अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति है ही नहीं जो आपके चरित्र को, आपके व्यक्तित्व को या आपके इंसान को गढ़ सकता है।
क्योंकि कोई और इतना ना तो कामयाब होगा इस काम में और ना ही इसको इतनी लगन से करेगा जितना आप स्वयं कर सकते हैं। इसलिए पहले अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना आवश्यक है, अपने अंदर निहित उन गुणों को जानना आवश्यक है जो हमारे व्यक्तित्व को दूसरों की नजर में एक पहचान देते हैं। हम सब के अंदर, हम इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं, हमें अपने अंदर निहित विशेषताओं के साथ कमियों पर भी दृष्टिपात करना होगा। अपने जीवन मूल्यों, अपने जीवन सिद्धांतों को के ऊपर एक नजर डालनी होगी, अपने शौक और आदतों पर विचार करना होगा और फिर इन सब का मूल्यांकन करते हुए, आत्म अवलोकन को समझदारी से करते हुए हिम्मत रखनी होगी कि जब हम अपनी अदालत में खुद को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो अपनी आंखों पर पट्टी ना बांधी जाए। ये बात मैं आपको समझा सकती हूँ। आत्म अवलोकन एक बहुत कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि ईमानदारी से किया आत्म अवलोकन झूठ नहीं बोलता और अक्सर हम सच के लिए तैयार नहीं होते। आत्म अवलोकन के इन्हीं क्षणों पर बहुत पहले मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी जो मैं सौंपती हूं आपको। पंक्तियां हैं, 1000 उजाले बख्श रखे थे झूठ ने मुझको, 1000 उजाले बख्श रखे थे झूठ ने मुझको, वो एक सच था जिसने मुझे अंधेरे में रखा, वो एक सच था जिसने मुझे अंधेरे में रखा। अक्सर वो सच जिसका हम सामना नहीं करना चाहते जानते हुए भी, और अक्सर वो सच जिससे हम अनभिज्ञ होते हैं, वो आत्म अवलोकन की क्रिया के समय सामने आ जाता है। इससे डर कर भागना नहीं है, इसका सामना कर कर इससे निपटना है। जब ये आत्म अवलोकन की क्रिया होती है तो वैसे ही पेंसिल छीलने के जैसे सिक्के बाहर निकल के आते हैं। कभी वे सिक्के नोक की धार बनकर हमें घाव दे सकते हैं और कभी वो सिक्का कलम की धार बनकर हमारे सृजन को एक नई ऊंचाई भी दे सकता है। किंतु ये पूरी प्रक्रिया उस समय हमें एक बात समझा कर जाती है कि हमारी अपनी निजी विचार शक्ति, जिसके साथ हम इस ब्रह्मांड में आए थे, जिसका समय ने, अनुभवों ने, हमारे शुभ चिंतकों ने कब हमारी विचार शक्ति का अपहरण कर लिया, वो आवरण उस पर से हटाने की क्रिया है आत्म अवलोकन। जब वो आवरण हटता है, वो परिवेश की धूल हटती है, वो समय की धूल हटती है, तो सब एक साहसपूर्ण कदम लेते हुए हमें आगे बढ़ना होता है, क्योंकि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम स्वयं तक पहुंचते हैं। वो सिक्का हमें स्वयं तक लेकर गया जहां से हमने अपने आप को गढ़ने की प्रक्रिया शुरू करनी है। एक बात हमें समझनी होगी कि जो मानव मस्तिष्क है, उसकी शरीर की संरचना में केवल इतनी भूमिका है कि वो हमें हमारे शरीर को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, एक विचार शक्ति देता है, अच्छा बुरा गलत सही पहचानने की क्षमता देता है। हमारे मानव मस्तिष्क की ये कहना चाहिए कि उसकी ये आदत होती है कि वो हमें कंफर्ट जोन में रहने के लिए विवश करता है। बार बार जब हम कोई चुनौती लेके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो कंफर्ट जोन में रहने की आदत, प्रक्रिया और मानव मस्तिष्क की ये प्रवृत्ति हमें वापस खींचने की कोशिश करती है। समझिए कि हम मानव जो मनुष्य रूप में हमने जन्म लिया है, तो हम सब के भीतर दिव्य और दानव दोनों की शक्तियां विद्यमान है। अक्सर क्योंकि हमारी दिव्य शक्तियां मुखर रहती हैं, तो हमारे अंदर का दानव प्रवृत्ति सोई रहती है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मानव में दिव्य शक्तियां और दानवीय शक्तियां दोनों ही रहती हैं। जब हम अपने आलस्य को पहचानते हैं, जब अपने अंदर के द्वेष, ईर्ष्या, इन सब भावों को, नकारात्मक भावों पर को पहचान लेते हैं, उन पे स्व नियंत्रण करने की कोशिश कर लेते हैं, तब हमारी दिव्यता हमारा मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश करती है। और वो कोशिश करती है जब अपनी दिव्यता को मुखर करने के लिए हम जो अपने जीवन के चमन में से हम ये दानवीय शक्तियां हटाते हैं। नकारात्मकता को हटाना, उपवन में से झाड़ झंकार कांटों को बीन कर अलग करना है। इस प्रक्रिया में भी मानव अपने आप को गढ़ रहा होता है। बहुत आवश्यक है कि हम ये समझें कि हमारी दानवीय शक्तियां हमारे दिव्य रूप पर हावी ना होने लगे, क्योंकि हमारी दिव्यता हमें मानव रूप में जीवित रहने की परमिशन देती है, का अधिकार देती है। लेकिन जब दानवीय प्रवृत्तियां हावी होने लगती हैं तो हम मानव ही नहीं रहते, हम सच मायने में मानव से भी बदतर रूप में उतर आते हैं।
मैंने जैसे आपसे कहा कि यह मानव की प्रवृत्ति है कि हम चार लोगों की सहमति में स्वयं को भूल जाते हैं और हमें यह पता भी नहीं लगता। ये बात मैं आज आपको बहुत दावे के साथ कह सकती हूं कि लोकमत की जो महत्ता होती है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु कभी कभी लोकमत और जनमत धर्म संगत और तर्क संगत हो, ये बात सत्य नहीं है। और ये मैं और आप आज बैठे बहुत अच्छे से जानते हैं। लोकमत कभी भी सर्वसम्मत होगा ये भी आवश्यक नहीं है। उस लोकमत को विपरीत लोकमत के होते हुए भी यदि हम धर्मयुक्त और तर्क संगत व्यवहार करने की क्षमता अपने अंदर लाना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक है यह समझना कि चार लोगों की सहमति पर अपनी विचार शक्ति को त्याग न दें। आप स्वयं को बार बार संबोधित करें, स्वयं से संवाद करें और अपने कर्मों को संगठित करें, सफलता की योजनाएं बनाएं, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें और फिर जैसे मैंने पिछली श्रृंखला में पिछली कड़ी में कहा था, छोटे छोटे कदमों से भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करने का प्रयास हम कर सकते हैं। बड़े लक्ष्य को साधने के लिए हर कदम अनिवार्य होता है, महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ उस अनिवार्यता में लोक मत में सर्वसम्मति को खोजने का प्रयास यदि हम ना करें। स्वयं को गढ़ने के लिए हमें हर रोज नित्य नूतन प्रसंग चाहिए होते हैं। स्वयं को गढ़ने के लिए नित्य नूतन अनुभव, नया ज्ञान, नए प्रयास हासिल करने के लिए हमारे मन में जिज्ञासा, चाहत, इच्छा और इच्छा शक्ति को कर्म शक्ति में परिणत करने की अभिलाषा होनी चाहिए। स्वयं को गढ़ना विकास का सफर है और विकसित होना एक यात्रा है, निरंतरता को लिए हुए है, ये सतत प्रवाह है। बदलाव इस दुनिया की वो निरंतर अवस्था है जिसका स्थान हमारे जीवन में स्थिर है। ये बात मैं दोबारा बोलती हूं क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसमें मैं ये कहती हूं कि बदलाव दुनिया की वो निरंतर अवस्था है जिसका स्थान जीवन में स्थिर है। अंग्रेजी में यदि कहा जाए अनुवादित रूप में तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। आपके जीवन में यदि सतत रूप से आप बदलाव लाएंगे और सकारात्मक बदलाव लाएंगे तो कहीं ना कहीं आप स्वयं को गढ़ रहे हैं। देखिए, जीवन निरंतर गतिमान गतिशील रहता है और हमारे कल के अनुभव हमारे आज के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, किंतु रोज दुनिया इतनी तेजी से बदलती है कि हमें नए अनुभव साझा होते रहते हैं, हमें नए अनुभव सीखने पड़ते हैं, हमें नया ज्ञान अर्जित करना पड़ता है और उस ज्ञान को अपने जीवन में रचाने बसाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सोचिए, हमारे पटल पर एक ऐसी पीढ़ी है जिसके समय में गांव में तो बिजली भी नहीं होती थी और आज हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। ये वो पीढ़ी है जिसको पोस्ट ऑफिस में जाकर टेलीग्राम करने के लिए भी मदद की आवश्यकता कभी कभी पड़ सकती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया का जो दौर है उसमें वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, क्योंकि एक नई चीज, एक नया ज्ञान उन्होंने लिया, उसमें प्रयास किया, उसको अर्जित किया और उसके लिए चेष्टा की। दुनिया में निरंतरता की जो अवस्था चल रही है, निरंतर बदलाव की जो अवस्था चल रही है, उसमें स्वयं को गढ़ना हम रोक ही नहीं सकते। ये एक सतत प्रक्रिया है। यदि हम स्वयं को गढ़ने की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना है कि इंसान, मैं और आप, एक सामाजिक प्राणी है। जहां तक चार लोगों की बात है, हम चार लोगों को हमेशा अपनी बात समझा पाए या उनकी धारणा पे अपने जीवन को आधारित कर पाए, ये अच्छा नहीं है। लेकिन रहना इसी समाज में है तो अपने संबंधों को, अपने रिश्ते नातों को भी बुनना होगा। स्वयं को गढ़ने का एक बहुत अहम पहलू होता है अपने रिश्ते नातों को बुनना। ये रिश्ते नाते आपके अपने परिजन भी हो सकते हैं, परिवारजन हो सकते हैं, किंतु उससे भी अधिक हैं ये समाज के वो लोग जिन पर आप किसी न किसी रूप से अपने रिश्तों की बुनियाद रखते हैं, अपने जीवन की बुनियाद रखते हैं। स्वयं को आप ढालते हैं, गढ़ते हैं उस कर्म के लिए या उस क्रिया के लिए जिसमें आप स्वयं को सफलता दे सकें। और ये सफलता आपकी निजी नहीं है, इसके आसपास होते हैं बहुत सारे लोग जिन्हें हम रिश्तों और नातों की ताने बाने में बुनते हैं। इसलिए इन रिश्तों को समझना आवश्यक है। इन रिश्तों नातों को बुनने के लिए आदर, संवेदना, स्नेह और सहविकास की जो भावना है उसे अपने अंदर लाना होगा। ये वो दिव्य शक्तियां हैं जो यदि हमारी दानवीय शक्तियों पर हावी रहती हैं
तो हमारे रिश्तों का ताना बाना बुनता चला जाता है। उसमें कहीं कोई छेद नहीं आता, कहीं कोई रुकावट नहीं आती। हम उस ताने बाने से निर्मित करते हैं इतनी सुखद चदरिया जो हम ओढ़ सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा ना हो, संवेदनाएं ना हो, यदि आपसी आदर भाव ना हो, आत्मीयता ना हो, तो वो दिव्य शक्तियां परिलक्षित नहीं होती हैं हमारे रिश्तों में, और फिर हमारे व्यक्तित्व को वो परिपूर्णता नहीं मिल पाती है। ये तो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूं कि ईश्वर ने हमें पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में वो सारे तत्व दिए हैं जिनसे हम अपने व्यक्तित्व को गढ़ सकते हैं। अक्सर हम जीवन की इस अंधी दौड़ में भागते चले जाते हैं बिना ये सोचे हुए कि हम भाग किस तरफ रहे हैं। अक्सर हम जोड़ते चले जाते हैं बिना ये जाने हुए कि एक पल का भरोसा नहीं है, आगे की इतनी सोचने की आवश्यकता क्या है। वर्तमान में जीते हुए भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि वो सारे तत्व जो हमें चाहिए, वो सारे तत्व जो हमें सफलता की ओर लेके जाते हैं, किसी भी तरह की वो सफलता हो, यदि सात्विक है, सात्विक से मेरा मन जो समाज के लिए हितकारी है, जो मर्यादा पूर्ण है, उसके लिए वो सब तत्व हमारे जीवन में ईश्वर ने हमारे अंदर निहित किए हैं। करना क्या है? सिर्फ स्वयं को तराशना है, गढ़ना है, ताकि वो दिव्यता जग जाहिर हो सके। रिश्तों के विषय में मुझे ये कहना होगा कि हमें रिश्तों को ओढ़ना नहीं है, रिश्तों को बोझ भी नहीं मानना है। ना तो रिश्ते ओढ़े जाते हैं, उन्हें ओढ़कर लंबी नींद नहीं करनी है, उन्हें बिछाकर, अपने नीचे बिछाकर उनका अपमान नहीं करना है। रिश्तों को हमें पोषित करना होता है। जीवन के उपवन में ये वो महकते पुष्प हैं जो आपके जीवन को सुगंधित पुष्पित पुलवित करते हैं, सुरभित करते हैं। आपके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद आनंद तभी आता है जब आप अपने रिश्ते नातों के साथ होते हैं। पटल पर ही देखिए, हम लोग रोज मिलते हैं, पटल पे बात होती है, नाम की पहचान है, काम की पहचान है, लेकिन जब ये बात उठती है कि आज पटल के दो सदस्य दूर दराज के इलाकों से आकर एक दूसरे से मिल लिए, तो एक अलग भाव आता है। जो नहीं मिले होते वो भी उल्लासित होते हैं, आनंदित होते हैं। जो मिल चुके होते हैं उनकी तो बात ही क्या। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने रिश्तों का पोषण कीजिए, क्योंकि स्वयं को गढ़ने की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है रिश्तों में जीने की आदत को सीखना, रिश्तों में जीने के हुनर को सीखना। रिश्तों की ज्योति को यदि आप प्रदीप्त करना चाहते हैं तो उसमें संवेदना, समर्पण और आदर भाव का घृत हमेशा डालते रहें। यदि रिश्तों का दीपक प्रदीप्त होना है तो उसे घृत का पोषण चाहिए, और ये घृत होना चाहिए स्नेह, संवेदना और समर्पण का। आप ये सब कुछ कर चुके, आपने स्वयं को पहचान लिया, स्वयं की कमियां, विशेषताएं, दिव्यता को भी जान लिया, साहस करके आप आगे भी बढ़ गए, एक लक्ष्य निर्धारित करके उसको योजनाबद्ध तरीके से सफल होने लगे, अपने रिश्तों को आपने जीना सीख लिया। लेकिन अभी भी आपने स्वयं को समाज के लिए नहीं गढ़ा। इसलिए आवश्यक है कि इसके बाद हम अपने आप को अपने से ऊपर, अपने परिजनों से ऊपर, अपने परिवार से ऊपर एक लक्ष्य दें, एक सामाजिक लक्ष्य, एक राष्ट्रहित का लक्ष्य। हम में से हर इंसान विवेकानंद नहीं हो सकता, हम में से हर इंसान भारतीय सैनिक के जैसे जाकर सीमाओं पर युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी राष्ट्र को लेकर, समाज को लेकर हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन तो हम कर ही सकते हैं। छोटे छोटे कदम भी राष्ट्रहित में यदि उठाए जाएं तो वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। फिर चाहे वो वृद्धों का सम्मान करना हो, बच्चों के उत्थान के लिए उन्हें शिक्षा का ज्ञान देना हो, वृक्षारोपण करना हो, या फिर समाज का कल्याण के लिए साहित्य की सेवा करनी हो। आपको अपना एक ध्येय निश्चित करना होगा। राष्ट्र के महासिंधु में यदि एक बूंद भी आप डाल सकते हैं तो आप स्वयं को गढ़ रहे हैं, और सार्थकता से गढ़ रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं ये तो आपको स्वयं निर्धारित करना होगा, लेकिन क्योंकि आप अपने आप को गढ़ रहे हैं, वो गढ़ना अधूरा रहेगा यदि केवल अपने व्यक्तित्व को अपने और अपने लोगों के लिए आपने निखार दिया तो। अंतिम बात यह है कि स्वयं से प्रेम करना सीखो। हम जैसे हैं, जैसे मैंने कहा, हम पर्याप्त हैं, शायद हम परिपूर्ण नहीं हैं। वी आर एडिक्वेट, मे नॉट बी परफेक्ट। हमको उस परिपूर्णता को, उस विलक्षणता को, उस परफेक्शन को हासिल करने की चेष्टा नहीं करनी है। हमें ये जानना है कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर ने
ये जो रंगमंच रचा है, इसमें हर किरदार की एक भूमिका है, इसमें कोई एक्स्ट्रास का रोल नहीं होता। इसलिए हम यूनिक हैं, हम अलग हैं, हम निखरे हुए हैं और एक भूमिका के साथ इस ब्रह्मांड में उपस्थित हुए हैं। हमें अपनी कमियों और कुरूपता के साथ ही स्वयं को समझना है और ये मानना है, स्वीकार करना है कि हम जैसे हैं पर्याप्त हैं, हम जैसे हैं यहाँ से बेहतर हो सकते हैं, हम जैसे हैं हम अपने आप को गढ़ सकते हैं उस रूप के लिए जिसकी कल्पना हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे अपने लिए आवश्यक है। जिस रूप में हमारा व्यक्तित्व निखर के इन सब के काम आ सकता है, उस रूप में स्वयं को गढ़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, सब संसाधन है, सब तत्व है। जापान का एक जीवन दर्शन है जिसे उस जीवन दर्शन के चिंतन में वाबी साबी कहा जाता है। वाबी साबी का अर्थ है अपूर्णता में सौंदर्य को ढूंढना। देखिए, हम मानव रूप में हमने जन्म लिया है, हम कहीं ना कहीं अपूर्ण हो सकते हैं, कभी ना कभी जीवन के अनुभव हमें तोड़कर कटु भाव के साथ छोड़कर भी जा सकते हैं, हम बिखर भी सकते हैं, लेकिन उस अपूर्णता में भी सौंदर्य को खोजना, स्वयं को गढ़ना है। जापान में आप जानते हैं कि चाय की जो शाम की चाय या दिन की चाय की जो प्रक्रिया होती है, जो समय होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसकी एक महत्ता है उनकी संस्कृति में, और उसके लिए जो विभिन्न प्रकार के कप या मग होते हैं वो पारिवारिक रूप से एक धरोहर होती है, और यदि वो कभी चटक जाए, यदि वो कभी टूट जाए, तो उसको जोड़ने के लिए सोने, चांदी या ऐसे जो रत्न है उनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके रेशे से उस चटक को उजागर किया जाता है, उसको रेखांकित किया जाता है, जिससे कि वो जो चटक है वो टूटने का नहीं, वापस से जुड़ जाने का संदेश दे सके। उनका मानना है कि इस क्षणभंगुर संसार में हर चीज नश्वर है, लेकिन नश्वर चीज जब टूटती है, जब वापस जीने का जज्बा अभी अपने अंदर रखे हुए है, तो उसको चमका कर, निखार कर और उसको परिष्कृत करके समाज के सामने पेश करना चाहिए। इसीलिए ये जो पद्धति है जिसमें वो सेरामिक के अपने कप्स को, पोर्सलेन के अपने कप्स को सुधारते हैं, उसमें वो गोल्डन लाइन या सिल्वर लाइन जब निकर के चटक कर आती है तो सबको पता चलता है कि ये कप वहां से टूटा था, लेकिन ये भी पता चलता है कि टूटने के बाद भी जीवन का प्याला भरने की क्षमता इस व्यक्ति में है, इसीलिए उसने उस प्याले को भरने का प्रयास किया। ये जो भाव है, वाबी साबी का जो भाव है, वो हमें इस बात का ध्यान दिलवाता रहता है कि हर टूटी चीज को जोड़ने का प्रयास उसे खूबसूरत करता है, उसे नकारता नहीं है, उसे स्वीकारता है। बिखराव को नकार देना अपनी हार को मान लेना है। बिखराव को स्वीकार करके फिर जोड़ने का प्रयास करने में, स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास करने में आगे बढ़ना ही जीवन है, और उसे निखार कर प्रस्तुत करना चाहिए। ये व्यक्तित्व को गढ़ने का एक बहुत सुंदर अध्याय होता है जब हम गिर कर दोबारा खड़े होते हैं। उर्दू में वो पंक्ति आपको सबको याद होगी कि गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलेगा। जब आप गिर गए हैं तो दोबारा उठने का प्रयास कर रहे हैं। जब जीवन का वो प्याला टूट रहा है तो उस चटक को संवार कर दुनिया के सामने प्रस्तुत कीजिए कि एक बार फिर तैयारी है आगे बढ़ने की। ये जीवन को गढ़ने का एक बहुत सुंदर अध्याय है। मेरा ये मानना है कि मरने से पहले जीवन को अनुभवों से भरना है, अनुभवों से बिखरना नहीं है, उनसे संवरना है, स्वयं को समझना है, गढ़ना है। गैरों का इतिहास हमने बहुत पढ़ लिया है, अब अपने हिस्से का इतिहास स्वयं गढ़ना है। वर्तमान के कंधों पर आरूढ़ होकर हमें भविष्य के लिए तैयार होना है, खुद अपने कल को गढ़ना है। मुझे अपने आप से ही युद्ध लड़ना है, आज से बेहतर अपना कल गढ़ना है। इसीलिए मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे स्वयं को गढ़ना है। यदि इस मार्ग पर, स्वयं को गढ़ने के मार्ग पर हम आगे चलेंगे तो निस्संदेह निंदा भी मिलेगी, वार भी मिलेंगे, घाव भी मिलेंगे, क्योंकि हम बाकी जनता से, बाकी लोगों से आगे हैं। हमारी विचारधारा परिष्कृत है,
हमने स्वयं को गढ़ लिया है, अपनी विचारधारा में परिमार्जन कर लिया है, लोग हमें नहीं जानते। ये राज कपूर का मेरा नाम जोकर है जो समय पे आई थी, हमारे व्यक्तित्व को गढ़ने की प्रक्रिया राज कपूर के मेरे नाम जोकर की फिल्म के माफिक है, जो जब आई थी तो पिट गई थी, लेकिन जब दोबारा लॉन्च हुई तो हिट हो गई। क्योंकि तब तक जो जनमानस था, जब तब तक जो लोगों की विचार शक्ति थी, वो हमारे बराबर पहुंच चुकी थी, वो राज कपूर के बराबर पहुंच चुकी थी। समझिए कि स्वयं को गढ़ने वाला बहुत आगे और बहुत तेज चल रहा होता है। पीछे से लपक कर यदि लोग उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे तो वो सिर्फ उसे वार दे पाएंगे, उसे निंदा देंगे, उसे घाव देंगे, उस पर आघात करेंगे। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो आप मानिए कि आप श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रक्रिया में हैं। आप वाबी साबी के उस दौर में हैं जब आपका बिखरा हुआ कप सुनहरी लाइन से सजकर दोबारा जुड़ने वाला है। आप अपने अंतर मन की आवाज को सुनिए। यदि ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो आप निखर नहीं रहे, आप अपने आप को तराश नहीं रहे, आप बदलाव की उस सतत प्रक्रिया की चक्की में से अपने जीवन को नहीं डाल रहे, आप पिस नहीं रहे, आप तब नहीं रहे, इसलिए आप सोना स्वर्णिम नहीं बन पा रहे। यदि स्वर्णिम व्यक्तित्व हम चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम स्वयं को गढ़ने के लिए उस पीड़ा से होकर गुजरें। अब जाते जाते मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बहुत आवश्यक है कि यदि हम स्वयं को गढ़ना चाहते हैं तो अपने अंतर मन की आवाज से, अपने अंतर मन की आवाज को सुने, अपने आत्म अवलोकन के समय उस सच से मुंह न मोड़े जिसके प्रति हम अनभिज्ञ थे। झूठ के मिथ्या जीवन के भुलावे में न रहे। आगे बढ़ना है तो अपने सच के साथ बढ़ना है। अपने आप में अपनी परिपूर्णता को नहीं खोजना, अपनी पर्याप्त तत्व को खोजकर उसके साथ स्वयं को गढ़ने का प्रयास करना है। स्वयं को गढ़ना पड़ाव नहीं है, मंजिल नहीं है, ये एक बहाव है, ये सतत प्रक्रिया है, ये वो यात्रा है जिसका आनंद लेना है। जो कल सार्थक था वो शायद आज ना हो, जो कल घाव दे गया वो शायद आज गले में माला का हार दे के जाए। इसलिए स्वयं को गढ़ने की किसी मंजिल को तलाश मत करें। इसका आदि तो है, इसका प्रारंभ तो है, किंतु इसका अंत नहीं है। स्वयं को गढ़ने की क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये वो यात्रा है जो मरने के बाद हमें लोगों के मन में, हृदय में, दिल में और यहाँ तक कि समाज में भी अपना स्थान बनाए रखने की शक्ति भी देती है, पहचान भी देती है और सार्थकता भी देती है। इसीलिए कहती हूँ, आगे बढ़ते चलो, स्वयं को गढ़ते चलो, क्योंकि खुद ही हमें अपने कल को गढ़ना है, अपने से ही युद्ध लड़ना है। आज से बेहतर अपने कल को गढ़ना है। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज आप सभी लोगों ने मुझे अपना करीब 35-40 मिनट का समय दिया। आज मेरा विषय, जैसे कि आप जानते हैं, वो यही था कि स्वयं को गढ़ो। और जिस भाव से मैंने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया था, उन्हीं पंक्तियों को आपको सौंपकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी पंक्तियां थी कि स्वर्ग देखने की अगर चाह हो तो खुद ही मरना पड़ता है, चाहिए भीड़ से अलग पहचान अगर तो स्वयं को खुद ही गढ़ना पड़ता है। शजर अगर बनना यहाँ कितना वक्त गुजारोगे, शजर अगर बनना यहाँ कितना वक्त गुजारोगे, भूगर्भ में जड़ें जमाओ, स्वयं तुम बढ़ते जाओगे। अगणित किस्से गाथाएं यहाँ कहाँ तक पढ़ते जाओगे, अगणित किस्से गाथाएं यहाँ कहाँ तक पढ़ते जाओगे, निज का तुम निर्माण करो, स्वयं इतिहास रचते जाओगे, स्वयं इतिहास रचते जाओगे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ कि आप सभी के अंदर भीतर वो पर्याप्त तत्व हैं जिनसे आप स्वयं के व्यक्तित्व को गढ़ सकते हैं, स्वयं को पहचान दे सकते हैं। तो आज लीजिए वो पहला कदम स्वयं को गढ़ने का। सोचिए कि वो क्या चीजें हैं जिनसे आप अपनी पर्याप्तता को अपनी परिपूर्णता में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या आप इस लंबी यात्रा के लिए तैयार हैं? ये यात्रा जीवन पर्यंत है, किंतु पहला और छोटा कदम आपको आज ही लेना होगा। तो मैं आभा मेहता इसी शुभ इच्छा के साथ आपसे विदा लेती हूँ कि आप भी शुरू करेंगे प्रक्रिया स्वयं को गढ़ने की और पहुंचेंगे अपने अंतर से अंतर तक, अंतर मन तक, जहां निहित है वो आनंद तत्व जो कहता है कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। नमस्कार।